हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के ना अब तक पार्ट 5 आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। उनको हमने क्लासिफाई भी किया था, ठीक है, कुछ बेसिस पे। उसके बाद हमने इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखा था पूरे डिटेल में। उसके बाद हमने किया था नोमेनक्लेचर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हेलो एल्केन्स की, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिटेल में समझने के लिए ना इसका एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि हम इन बेसिस पे इसको पढ़ेंगे। तो कौन कौन से वो बेसिस हैं, वो हम 4 बेसिस बनाते हैं। सबसे पहला तो है फिजिकल अपीयरेंस। क्या है पहले? फिजिकल अपीयरेंस कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। दूसरा हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं डेंसिटी को, और चौथी जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, सोल्यूबिलिटी की, ठीक है। तो ये 4 क्या है, 4 बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस। तो देखो, अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करती हूँ ना, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं जब भी वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो दे आर कलरलेस। कि हेलो एल्केन्स जब भी प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, है ना। बट इनमें से जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं, इनमें जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं वो कलर को डेवलप कर लेते हैं जब हम इनको लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। मींस ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का जब भी एक्सपोजर होता है ना लाइट के साथ, तो क्या करते हैं, ये कलर को डेवलप कर लेते हैं। ये वाली चीज हमने पढ़ी भी थी कि जब भी हम हैलोजेंस को यूवी लाइट के सामने रखते हैं, हीट के या फिर लाइट के सामने रखते हैं, तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, होमोलिटिकली फ्लिप कर लेते हैं। ये होमोलिटिक फिजन को शो करते हैं, ठीक है। तो तभी फिर ये क्या शो करते हैं, कलर को भी शो करते हैं। पहली बात, प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कलर को डेवलप कर लेते हैं किसके एक्सपोजर के साथ, सनलाइट के, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनकी जो स्मेल होती है ना वो स्वीट होती है। कैसी होती है, स्वीट। तो दे आर स्वीट इन स्मेल। तीसरी बात ये होती है कि हेलो एल्केन्स हमें गैसियस फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और सॉलिड में भी मिलते हैं। अब गैसियस हेलो एल्केन्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर मास कम होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड्स, मिथाइल क्लोराइड्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स। ये वो वाले हेलो एल्केन्स हैं जिनका क्या होता है, मोलिकुलर मास कम होता है। ये किस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फॉर्म में। इसके बाद अब अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा दें या चेन को बढ़ा दें तो दे आर कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, है ना। लिक्विड के बाद अब अगर मैं इसके अंदर और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऐड कर दूं देन दे आर कन्वर्टेड टू सॉलिड फॉर्म। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर ये, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कार्बन 1 से लगभग कार्बन 3 तक, 3 कार्बन की चेन तक ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में, और फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे चेन बढ़ेगी। हेलो एल्केन्स गैस से लिक्विड और लिक्विड से किस फॉर्म में जाएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा इसकी फिजिकल अपीयरेंस को। इसके बाद जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका, हेलो एल्केन्स का, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम समझे तो क्या होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम समझे तो इसको ना हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे, हम बोलते हैं कि हमारे पास एक है हाइड्रोकार्बन, एक है हमारे पास हेलो एल्केन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये है हेलो एल्केन, जिसको बोला जाता है अल्काइल हैलाइड भी, ठीक। अब मैं बोलूं कि इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम बोलते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं या जो हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका, हेलो एल्केन्स का। अब क्या रीजन है, रीजन एक तो ये है कि इनका जो नेचर होता है वो होता है पोलर, दे आर पोलर इन नेचर। पहली बात, हेलो एल्केन्स पोलर नेचर के होते हैं,
हाइड्रोकार्बन्स पोलर नेचर के नहीं होते। दूसरी बात, इनके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, होती तो इनमें भी है ना। फिर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं किसके कारण? पोलैरिटी के कारण। क्या शो करते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि ये नहीं करते। तो ये कुछ एक बेसिस है जिन पे हम बोल सकते हैं कि हैलोएल्कीन्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। अब कैसे होते हैं? देखो ये पोलर है ना, और कैसे इनके अंदर डाइपोल जनरेट होता है ये हम समझते हैं। मैंने अभी बोला RH एक हाइड्रोकार्बन है ना, और RH एक हेलोएल्केन है। अब मैं कह रही हूँ कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। क्यों है? इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है पोलैरिटी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है R ग्रुप। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप में हमारे पास होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन है वो अटैच है किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे जो कार्बन है वो अटैच है किसके साथ में? हेलोजन के साथ में। तो कार्बन जब X के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो ये चीज हमने पार्ट 3 में देखी थी इसी वाली वीडियो के सीरीज में, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि कार्बन और हेलोजन में क्योंकि पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और R के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता, वो लगभग बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे कोई चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता, कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। इसलिए हेलोएल्केन्स होते हैं पोलर और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये पोलर है, ये है नॉन पोलर। दूसरी बात ये कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों का मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो मेरे को एक चीज यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी कि R अगर इसके अंदर 3 कार्बन की चेन है तो इसके अंदर भी R को मेरे को 3 कार्बन की चेन ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 3 कार्बन की चेन ले ली, मीन्स प्रोपेन ले लिया, प्रोपाइल, और इधर में क्या ले लेती हूँ? ब्यूटेन या फिर पेंटेन, 5 कार्बन की चेन। वो नहीं होएगा। मतलब अगर हम किसी भी चीज को कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने के लिए एक चीज को तो फिक्स करना पड़ेगा। एक चीज को फिक्स करेंगे तभी तो दूसरे को कंपेयर करेंगे। अब अगर इसके अंदर 3 कार्बन है और सपोज करो इसमें 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ही आएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ेगा उतना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रखते हैं? कंसिडरेबली हम सेम रखते हैं। ठीक है, अब ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है? कम होती है। फिर ये क्या करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी शो करता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? क्या शो करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसे RX है ना, ये RX अगर इसके सामने एक और RX आ जाता है तो उसके साथ में ना ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंटरेक्शन क्या कर देते हैं? करना शो कर देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होती है ना, इसी को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन ही क्या है? हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, जो इस केस में जनरेट नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पोलर ही नहीं है। तो कहां से जनरेट होगी? इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हेलोएल्केन्स होते हैं, दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। कि अगर हम R को फिक्स करते हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फिक्स करते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं हेलोएल्केन्स को और हाइड्रोकार्बन्स को, तो हेलोएल्केन्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा, और इनका क्या होता है? कम। ठीक है, एक तो ये वाली चीज थी जो हमने समझी, पहली बात। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, हेलोएल्केन का ज्यादा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उसमें भी किस पर्टिकुलर हैलाइड का है? क्योंकि RX तो मैंने लिखा, बट X भी तो मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है ना। तो अब अगर मैं RF की बात करूं, RCl की बात करूं, RBr की बात करूं और RI की बात करूं, अब अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि अब R मैंने क्या कर दिया यहाँ पे फिक्स, है ना, वहां पे भी R फिक्स था ना, अब यहाँ पे भी हमने R को फिक्स कर दिया और हेलोजन को क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। अब मैं बोलूं कि अब मेरे को बताओ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर ज्यादा होएगा? तो एक चीज हमें पता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं ना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलिकुलर मास के। क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास।
और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 होता है हेलोजन फैमिली, फूल, कली, बाहर, आई, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कि जैसे ही हम टॉप से बॉटम चलते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, हम कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास बढ़ता है। अगर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं मोलिकुलर मास बढ़ता है, दैट मीन्स आयोडीन का यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मोलिकुलर मास है। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसके पास वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, और उसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। ठीक है, उसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि आर आई का सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर, आरसीएल और आर एफ का क्या होगा, हमारा लीस्ट होएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आर को फिक्स किया, हेलोजन को एक्सचेंज किया। ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मोलिकुलर मास के है तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सबसे, किसका, आर आई का। मेल्टिंग मतलब मेल्ट करना, किसी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जब हम आ रहे हैं। बॉइलिंग मतलब लिक्विड को गैसियस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा केस ये था कि जब हमने हेलो एल्केन्स में ही कंपैरिजन किया कि किस पर्टिकुलर हैलाइड के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करती हूँ तो नेक्स्ट केस हमारा होता है आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का। क्या होता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट होता है आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का, कि अगर हमारे पास ना आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स है ना। अब आइसोमेरिक का मतलब, आइसोमर्स हम सुनते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स क्या होती है उनकी डिफरेंट होती है, उनको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। दे आर हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैविंग द डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। तो वो आइसोमर्स हम किसके अंदर देख रहे हैं, हेलो एल्केन के। तो उसके लिए मेरे को जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम ही लेना पड़ेगा ना, तो वो मैं क्या ले लेती हूँ, C4H9Br, जिसको बोला जाता है 1-ब्रोमोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, 1-ब्रोमोब्यूटेन। तो मैं 1-ब्रोमोब्यूटेन को मानती हूँ अपना मोलिकुलर फॉर्मूला और इससे मैं बनाती हूँ अब पॉसिबल आइसोमर्स। तो नंबर 1 हम सबसे पहले सिंपल वाला काम करेंगे, ये एक स्ट्रेट चेन में बनाएंगे। ये क्या बना हमारा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 कितने हैं, 4। हाइड्रोजन 3 5 7 9 9 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास है ब्रोमीन। तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है C4H9Br। एक तरीका ये है। दूसरा है कि CH3CH2, C पे एक तरफ लगाया हाइड्रोजन, एक तरफ लगाया CH3 और Br, है ना। ये मैंने एक मिथाइल ग्रुप क्या कर दिया, ब्रांचिंग में शो कर दिया। अब मैं देखती हूँ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4 कार्बन हैं, 3 5 7 नहीं 3 5 6 और 3 9, C4H9Br, है ना। एक ये है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड अगर मैं कैसे शो करूं, इधर कर लेते हैं हम इस साइड से, ये CH3Br। अब अगर मैं इस वाले को देखती हूँ तो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 6 9 हाइड्रोजन एंड Br। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे एक चीज तो सेम है, वो क्या है कि C4H9Br, C4H9Br और C4H9Br। तो मोलिकुलर फॉर्मूला है मेरा सेम, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ज्योमेट्री में। यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल चेन है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, यहाँ पे एक मिथाइल लगाया और यहाँ पे हमने कितने लगाए, 3 मिथाइल एक कार्बन से, जो कि पूरी ब्रांचिंग शो कर रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि अब बताओ किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, ठीक है, तो एक चीज हमें फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी उसके लिए। क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। क्या होता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। अब मैं देखूं, ये देखो ये है सरफेस एरिया इसका इतना, इसका है सरफेस एरिया इतना और इसका सरफेस एरिया है इतना। एक चीज नोटिस करो कि थर्ड वाले का सब सरफेस एरिया सबसे लीस्ट है, क्योंकि ये एक स्फीयर है और हमें पता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है लीस्ट। दिख भी रहा है इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका और सबसे कम क्या है, थर्ड वाले का है। तो अगर उसका सरफेस एरिया कम है दैट मीन्स उसके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी कम होगी। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो सीधी सी बात है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सबसे
कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होएगा 1 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर क्या हो जाएगा 3 वाले का। ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचिंग के, है ना, ब्रांचिंग के, कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, कम। ज्यादा ब्रांचिंग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। ठीक है। तो ये हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया आइसोमेरिक वाले केस में भी। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा छोटा सा टॉपिक है इसी का, डेंसिटी वाला थर्ड पार्ट, है ना। तो अब अगर देखो मैं डेंसिटी की बात करती हूँ, तो थर्ड अगर हम डिस्कस करते हैं, थर्ड है क्या और हमारा डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता रहता है, क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, या मैं बोलूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब कुछ एक हैलो एल्केन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से भी कम होती है, मींस 1 ग्राम पर सीसी से भी क्या होती है, कम होती है। तो वो वाले हैलो एल्केन्स होते हैं जिनके पास जो अटैच्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाएंगे हैलो एल्केन्स के अंदर, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ये होता है ना सिंबल डेंसिटी का, उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो कार्बन एटम्स जिनकी छोटी चेन होती है या जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू दो कार्बन के जिनके पास लंबी चेन होती है, क्योंकि सीधी सी बात है वहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उस पर्टिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूले में उनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। अगर मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो छोटे कार्बन, छोटी चेन वाले कार्बन डेंसिटी कम और बड़े वाले तो डेंसिटी ज्यादा। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी जो हमने समझ ली किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। ठीक है। फोर्थ जो आता है और इसमें से अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सोल्युबिलिटी वाला केस। कौन सा है अब, सोल्युबिलिटी, कि हम सोल्युबिलिटी देखते हैं हैलो एल्केन्स की। ठीक है, हैलो एल्केन्स की सोल्युबिलिटी को देखते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जो हैलो एल्केन्स है ना, हैलो एल्केन्स को सोल्यूबल होना चाहिए था किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, क्या होना चाहिए था कि हैलो एल्केन को सोल्यूबल होना चाहिए था वाटर के अंदर। वाटर क्या होता है, वाटर एक सोलवेंट होता है। क्या होता है, सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, एक चीज होती है सोल्यूट, एक चीज होती है सोलवेंट। सोल्यूट होता है जिसको हम डिसोल्व कराते हैं किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, इतना तो हमें पता होता है। ठीक है। अब सोलवेंट भी हमारा कौन सा है, ये वाटर पोलर सोलवेंट है। ठीक है, ये पोलर सोलवेंट है और अल्काइल हैलाइड भी हमारा हैलो एल्कीन भी यहाँ पे पोलर है। अब एक चीज तो हमें पता है कि लाइक डिसोल्व लाइक, है ना, कि अगर ये पोलर है और ये भी पोलर है तो इसको इसके अंदर डिसोल्व होना चाहिए था, बट ये इसके अंदर डिसोल्व नहीं होता। तो ये इसके अंदर क्यों नहीं होता डिसोल्व, क्योंकि अगर वाटर के अंदर किसी को डिसोल्व होना होता है या होना चाहता है तो वाटर की एक शर्त है, वाटर बोलता है कि पहले आके मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करो, तब मैं अपने अंदर क्या कराऊंगा, सोल्यूबल कराऊंगा। तो क्या है कि वाटर के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को सोल्यूबल होना है तो उसको पहले वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी वो वाटर के साथ क्या हो पाएगा, सोल्यूबल हो पाएगा। अब मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, है ना, अल्काइल हैलाइड में भी मेरे पास RF भी मिलेगा, RCl भी मिलेगा, RBr भी मिलेगा और RI भी मिलेगा। मतलब इनकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सके, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये शो नहीं करती। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही लोग शो करते हैं, FON, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फोन, मतलब HF, HO और HN। ये जो होते हैं ना, ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, HF, HO, HN। ठीक, कहीं कहीं पे ना आपको दिखेगा कि क्लोरीन में शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट क्लोरीन जो शो करते हैं तो उनके लिए जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ड्रास्टिक होती है, मींस टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर हम देखें इजिली HF, HO और HN क्या शो करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे F तो है बट F के साथ है R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन है, यहाँ पे HF नहीं है। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा, और हमने बोला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो वैसे ही नहीं करते।
तो अगर ये कैपेबल ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, दैट मीन्स ये क्या होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही हल्के फुल्के से सोल्यूबल होते हैं या बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते हैं। एक तो ये वाली चीज थी कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझी। दूसरा ये भी हम बोलते हैं कि अगर ये है मेरे पास RX है ना, और ये है मेरे पास वाटर, कि जब भी RX वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी इतनी नहीं होती कि ये वाटर के साथ क्या कर ले, अपनी सोलिबिलिटी को दिखा सके या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सके। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है, अगर वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं होती, वो उतनी कम होती है या वो उतनी नहीं होती कि वो वाटर के साथ क्या शो कर सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। इसलिए हम बोलेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर नॉट सोल्यूबल इन केस ऑफ वाटर, कि वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते, जबकि दोनों क्या है हमारे पास पोलर है, होना चाहिए था बट नहीं होते। ठीक है, अगर ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते तो फिर सोल्यूबल कहाँ होंगे, तो सोल्यूबल ही होंगे ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सोलवेंट भी कौन से ऑर्गेनिक के अंदर, तो पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। इसके अंदर पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर जो होता है हमारा अल्काइल हैलाइड्स वो सोल्यूबल हो जाते हैं। क्या रीजन है, क्योंकि अगर ये अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे हमारे पास है पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट, ठीक है, तो जब ये अल्काइल हैलाइड अब इस पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी सफिशिएंट होती है या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो कैपेबल होती है क्या करना, इसके अंदर खुद को सोल्यूबल कराना। तो उसकी इतनी एनर्जी होती है कि अब वो खुद को सोल्यूबल करा सके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ। इसलिए अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट में तो हो जाते हैं सोल्यूबल, बट वाटर जबकि पोलर होता है उसके साथ में वो सोल्यूबल नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं होते क्या शो करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, हैलो एल्केन्स की। 4 केसेस होते हैं मेनली, 4 के 4 हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, किसको लेके, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल रिएक्शंस किसकी, हैलो एल्केन्स की, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, रिएक्शन विद मेटल्स, ये सारे क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। SN1 SN2 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस वाले चैप्टर की, उसको भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में, या फिर हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस आएगी जैसे कि वुड्स रिएक्शन है, वो सब भी हम क्या करेंगे वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फर्दर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।